हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज 13 जुलाई 2026। आइए आज पढ़ते हैं आज न्यूज़ के बारे में डिटेल से एनालिसिस करते हैं कि दोस्तों आज द हिंदू से ये न्यूज़ लिया गया है और इसके साथ दोस्तों पीटी और मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आज इसमें जोड़ा गया है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या कहते हैं द हिंदू से और इंडियन एक्सप्रेस से। आइए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो लास्ट में जनसत्ता से भी लिया गया क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो इसको आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और न्यूज़ एनालिसिस पढ़ेंगे। आइए जानते पहला न्यूज़ है कि पहला संपादकीय कि ऑयल कंड्रम रूस से भारत की ऊर्जा आयात पर कि ऑयल कंड्रम्स ऑन इंडिया एनर्जी इंपोर्ट फ्रॉम रशिया। कि मुद्दा क्या है कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार मई में रूस से भारत का कच्चे तेल का आयात प्रतिबंधों से पहले के असर 40% से अधिक पहुंच गया है। पिछले 2 वर्षों में लगभग अधिक है। द हिंदू का विश्लेषण क्या है कि संपादकीय में कहा गया है कि रूस से भारत का यह ऊर्जा आयात किसी सोची समझी दीर्घकालिक रणनीति के बजाय केवल बाजार की परिस्थितियों पर भ्रम या कन्फ्यूजन से प्रेरित नजर आता है। कि जब वैश्विक प्रतिबंधों के बीच रूस ने सस्ते दामों पर तेल की पेशकश की थी तब भारत के लिए आर्थिक रूप से बेहद फायदेमंद था। लेकिन अब जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, बिना किसी ठोस रणनीति के एक ही देश पर अधिक निर्भरता भारत के लिए जोखिम खड़ी कर सकती है। दूसरा संपादकीय न्यूज है कि इंसुलर इंसेटिव या इथेनॉल मिश्रित ईंधन या भारतीय उपभोक्ता शीर्षक। कि मुद्दा क्या है कि भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कच्चे तेल की कीमतें $70 प्रति बैरल से नीचे गिरने के बावजूद E20 पेट्रोल 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को उत्पादन जारी करने की रणनीति है। द हिंदू का विश्लेषण है कि यह ईंधन शुद्ध पेट्रोल की तुलना में अधिक लागत पर तैयार हो रहा है और सरकार का तर्क है कि वह इसके जरिए के किसानों को पर्याप्त मुआवजा देना चाहती है। और संपादकीय अनुसार उपभोक्ता पर बिना सोचे समझे एथेनॉल मिश्रित ईंधन का बोझ नहीं डालना चाहता है। यह नीति देखने में किसी किसानों के हित में लगती है, लेकिन अब जब तक बाजार में कच्चा तेल सस्ता हो तब तक घरेलू उपभोक्ता को तो इसका सीधा लाभ मिलना चाहिए, न कि महंगे ईंधन का वैकल्पिक उन पर थोपा जाना चाहिए। आज के अन्य खबरों को देखते हैं कि अन्य आर्टिकल से देखते हैं कि क्या है कि अदालती छूटों पर सवाल की विजय केलकर और प्रदीप मेहता का लेख है कि 5 करोड़ इंडिया से वेट व्हेन द कोर्ट टेक ए ब्रेक। कि इस बात पर यह केंद्रित है कि देश में 5.39 करोड़ से अधिक अदालती मामले लंबित हैं। दोस्तों इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, अब एग्जाम में डायरेक्ट इसको पूछ सकते हो। तो कि क्या है कि हमारे केंद्रित देश में 5.39 करोड़ से अधिक अदालती मामले लंबित है। इसको याद रखना दोस्तों, आप आंसर राइटिंग में इसको डायरेक्ट इसको पोर्ट कर सकते हो एग्जाम में लिखने के। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लंबी छुट्टियों पर जाते हैं और जिसे नए मिलने में और देरी हो जाती है। इजराइल व वैश्विक अलवा मोहम्मद अयूब का लेख है कि मेकिंग इजराइल रिट्रीट इनटू आइसोलेशन। इस बात करता है कि कैसे गाजा या लेबनान या ईरान पर लगातार सैन्य हमलों के कारण इजराइल दुनिया में राजनीतिक रूप से अलग थलग पाया जा रहा है। द हिंदू से साइंस टैक्स से लिया गया कि दोस्तों क्या है कि इसरो का गगन मिशन क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 बड़े टेस्ट सफल है। कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने रविवार को गगनयान मिशन क्रू मॉड्यूल सिस्टम को 3 बेहतर महत्वपूर्ण परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। कि टेस्ट क्या था? अपराइटिंग सिस्टम समुद्र में लैंडिंग या स्प्लिट डाउन के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को क्रू मॉड्यूल पानी में सीधा खड़ा रहे, इसके लिए एक खास कोड गैस आधारित तकनीकी का सफल टेस्ट किया गया है। यह अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी माना जाता है। अम्बिलिकल मैकेनिज्म का अलग होना, अम्बिलिकल सेपरेशन। अंतरिक्ष यात्री जिस क्रू मॉड्यूल में रहेंगे जो हिस्सा उन्हें ऊर्जा या पूर्णोदन या प्रोपल्सन देगा, सर्विसेज मॉड्यूल उन दोनों के बीच लिंक या अम्बिलिकल मैकेनिज्म को सही समय पर अलग करने का सफल परीक्षण किया गया है। मानसून का नया अध्ययन, भारत की 25% बारिश हवा में ही भाप बन जाती है। कि क्या है मुख्य बातें कि द हिंदू के मॉर्निंग डाइजेस्ट के मुताबिक हालिया वैज्ञानिक अध्ययन में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि भारत के मानसून की कुल बारिश का लगभग 1/4 25% हिस्सा जमीन तक पहुंचने से पहले हवा में वाष्पित इवेपोरेट हो जाता है। यह जलवायु परिवर्तन और वायुमंडलीय गर्मी के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। साइंस या स्नैपशॉट के विश्व भर के प्रमुख वैज्ञानिक खोजें क्या है, आइए जानते वैज्ञानिक खोजें। 3 बड़ी रिसर्च रिपोर्ट साझा की गई। पहला रिसर्च क्या है कि हिंद महासागर में पहली बार देखी गई रिफ्टिंग सिस्टम की घटना के वैज्ञानिक ने पानी के नीचे सेंसरों की मदद से पहली बार देखा कि समुद्र तल की कैसे विकसित होता है और हिंद महासागर में बिना किसी भूकंप की मैग्मा क्रस्ट के नीचे चला गया और समुद्र तल 4 मीटर नीचे धंसकर फैल गया, जिससे 16 दिनों में 160 मिलियन क्यूबिक मीटर लावा बाहर निकला। बांधों या डैम्स के कारण गर्म हो रही नदियां। सैटेलाइट से डेटा 2013 या 24 के विश्लेषण में पता चला है कि बड़े बांधों के कारण तो उनके निचले प्रवाह या डाउन स्ट्रीम की नदियों का तापमान बढ़ रहा है। यह गर्म तापमान बांध से कम 20 किलोमीटर आगे तक बना रहता है, जिससे मछलियों के प्रजनन और जलीय परिस्थितियों तक एक्वेटिक सिस्टम को भारी नुकसान हो जाता है। रोमन कंक्रीट के सर्दियों तक टिकने का राज। इटली में प्राचीन रोमन कंक्रीट के नमूनों की जांच से पता चलता है कि यह समय के साथ मजबूत होता जाता है और इस कंक्रीट में मौजूद चूना लैम हवा की नमी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कैल्साइट सीमेंट बनाता है, जो कंक्रीट की दरारों को अपने आप भर देता है। चीन का हीलियम निर्यात पर अस्थायी प्रतिबंध। क्या है कि मुख्य खबरें कि विज्ञान और वैश्विक तकनीक खंड में चीनी हीलियम गैस के निर्यात पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है और हीलियम का उपयोग क्रायोजेनिक या एमआरआई मशीनों सेमीकंडक्टर निर्माण जैसे संवेदनशील तकनीकों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर होता है, जिससे वैश्विक या टेक सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना। ये चीन ने हीलियम
निर्यात पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसमें किसमें उपयोग होता है? हीलियम का उपयोग क्रायोजेनिक हीलियम का उपयोग किसमें होता है? ये क्रायोजेनिक्स और एमआरआई मशीनों में और सेमीकंडक्टर निर्माण में संवेदनशील ये तकनीकी क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। कि इसमें उपलब्ध हम क्या किया बोले, रोमन कंक्रीट सर्दियों के टिकने का राज इटली प्राचीन कंक्रीट जहाँ से पता चलता समय पर यह मजबूत या कंक्रीट को मौजूदा चुना या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कैल्साइट सीमेंट बनाता है जो कंक्रीट दरारों को अपने भर देता है। ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये तीनों ये 4 रिसर्च है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। कि द हिंदू से इकोनॉमिक्स से लिया गया है कि 13 जुलाई 2000 भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था की दूरगामी और बड़े प्रकाशित आर्थिक जगत की है कि क्या है जून की खुदरा महंगाई रिटेल इन्फ्लेशन में उछाल की आशंका है कि भारत सरकार ने 13 जुलाई शाम 4 बजे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आधारित खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी करने जा रही है। तो द हिंदू ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन बाधित हुई है और विश्लेषकों के अनुमान के मई में जो महंगाई दर 3.93% थी वह जून के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 4% के माध्यम अवधि का लक्ष्य को पार कर सकती है। यह बढ़ती मुख्य रूप से ईंधन और आयातित वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण देखी जा रही है और होर्मुज जलमरुमध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज संकट से भारत के तेल आयात का खतरा अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए नए हमलों के बाद होर्मुज जलमरुमध्य के तनाव पर चरम पर पहुंच गया है और आर्थिक प्रभाव वैश्विक व्यापार के इस सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग के ब्लॉक होने की आशंका से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस क्रूड ऑयल या गैस की निर्बाध आपूर्ति को खतरा पैदा हो गया है और इसके चलते सोमवार को घरेलू शेयर बाजारों पर गहरा असर देखा गया और सेंसेक्स 893 अंक व निफ्टी की भी भारी गिरावट के साथ लाल निशाना पर बंद हुआ है। भारत कनाडा व्यापार समझौता फ्री ट्रेड पैक्ट पर यह है कि भारत और कनाडा व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए तीसरे दौर की वार्ता पूरी कर ली गई है कि ओटावा में 5 दिवसीय बैठक में दोनों पक्षों के व्यापारिक और वस्तुओं सेवाओं और बौद्धिक क्षमता आईपी और तकनीकी बाधाओं को दूर करने की सहमति जताई गई। दोनों देशों का लक्ष्य है कि मुक्त व्यापार समझौते के साल 2026 के अंत तक अंतिम रूप देना चाहिए। और कॉर्पोरेट और आईटी सेक्टर अपडेट, क्या कंपनियों के तिमाही नतीजे भारतीय कॉर्पोरेट जगत के लिए आज से वित्तीय वर्ष 2026 से 27 की पहली तिमाही क्वार्टर 1 के नतीजे आने शुरू हो गए हैं और दिग्गजों और आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजी, बजाज कंज्यूमर केयर और ICICI प्रूडेंशियल ऑयल अपने वित्तीय परिणाम घोषित करने जा रहे हैं। और TCS और सोवरेन AI, देश की सबसे बड़ी IT कंपनियां TCS ने भारत के स्वदेशी सोवरेन AI मॉड्यूल का समर्थन किया है और घरेलू AI डेवलपर्स के साथ बड़े पैमाने पर तकनीकी सहयोग के लिए बातचीत शुरू की है। और विमान किराए पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट आज उन जनहित याचिका सुनवाई कर रहा है जिसमें भारत में निजी एयरलाइन द्वारा विमान किराए एयर फाइज में की जाने मनमानी और अप्रत्याशित उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने की मांग की गई है। और याचिका में नागरिक उड्डयन में यात्रियों के आधारित सुरक्षा और पारिश्रमिक के लिए मजबूत और स्वतंत्र नियामक बनाने की मांग की गई है। द हिंदू से ये इन्वायरमेंट से लिया गया है कि दोस्तों कि महत्वपूर्ण चिंताजनक खबर है क्या है कि IITM का बड़ा खुलासा, भारत की मानसून की 25% बारिश हवा में भाप बन जाती है। कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी IIM पुणे में एक नए अध्ययन में पहली बार यह मापा गया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान भारतीय विशेष उत्तर पश्चिमी घाट के गिरने वाली कुल बारिश के लगभग 1/4 25% हिस्सा जमीन को छूने से पहले हवा में वाष्पित हो जाते हैं। इवोरेट मीडियर्स पर्यावरणीय प्रभाव, वैज्ञानिकों का कहना है कि तापमान में बढ़ोतरी और वायुमंडलीय सुस्तता के कारण ऐसा हो रहा है कि जो यह खोज विश्व के मौसम और जलवायु मॉडलों को अधिक सटीक बनाने और पानी के संकट को समझने के बेहतर मदद साबित होगी। हिंदू कुश हिमालय HKH क्षेत्र के चेतावनी दी गई कम बारिश के बावजूद आपदाओं का खतरा बढ़ा है कि मुख्य मुद्दा के इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड और मॉनिटरिंग डेवलपमेंट ICIMOD की मानसून आउटलुक 2026 रिपोर्ट के मुताबिक इस साल पूरे हिंद कुश हिमालय क्षेत्र जिसमें भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान शामिल है में मानसून सामान्य से अधिक गर्म और सूखा रहने का अनुमान है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि कम बारिश का मतलब यह नहीं कि आपदाएं या कम होगी। जलवायु परिवर्तन के कारण लंबे समय तक सूखा रहने के बाद अचानक होने वाले तीव्र बारिश, शॉर्ट बर्स्ट या इंटेंस रेनफॉल से अचानक बाढ़ या फ्लैश फ्लड, भूस्खलन, लैंडस्लाइड और ग्लेशियर पर फटने या बुलों का खतरा और अधिक संवेदनशील हो गया है। उसके अलावा तापमान बढ़ने से अमरनाथ और केदारनाथ जैसे हिमालय क्षेत्रों में ग्लेशियर तेजी से पिघल रही है। केरल के वायनाड में मलबे या खिसकने या डेब्रिस स्लिप की घटना शुरू हो गई। केरल के वायनाड में भारी मानसून बारिश के कारण हुए मलबे खिसकने के डेब्रिस स्लिप में मरने वाले की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। और पर्यावरणीय कदम क्या है कि केरल सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञों की एक समिति आज 13 जुलाई घटनास्थल का निरीक्षण करेगी। यह समिति भूवैज्ञानिक कारणों की जांच करेगी कि पहाड़ों पर इस तरह की मिट्टी और चट्टानों की खिसकना क्यों बढ़ रहा है और भविष्य के लिए सुरक्षात्मक उपायों की सिफारिश करेगी। और देशव्यापी मानसून अपडेट और IMD की चेतावनी कि भारी बारिश और बाढ़ के कारण पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में गंभीर पर्यावरणीय और मौसमी बदलाव देखे गए हैं। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अचानक के बादल फटने, क्लाउड बर्स्ट के बाढ़ आ गए हैं जैसे रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट जारी किया, जहां मूसलाधार बारिश के कारण नेशनल हाईवे समेत 126 से अधिक रास्ते बंद हो चुके हैं। इसके साथ ही बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में अगले 2 या 3 दिनों की बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।
द हिंदू 13 जुलाई 2026 के भारतीय राजनीतिक पॉलिटिकल गवर्नमेंट से जुड़ी की बड़ी और दूरगामी खबरें छिपी हुई हैं कि राजनीतिक हलचल और नीतिगत फैसलों के लिए विमान किराए पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई या नियामक संस्था की मांग कि सुप्रीम कोर्ट आज 13 जुलाई की उन जनहित याचिका पीआईएल में सुनवाई कर रहा है जिसमें भारत में निजी एयरलाइनों का द्वारा हवाई किरायों में मनमानी बढ़ोतरी प्रीडेटरी प्राइसिंग को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है। और राजनीतिक एवं प्रशासनिक मुद्दा याचिका में सरकार से मांग की गई कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र में यात्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र और मजबूत नियामक संस्था इंडिपेंडेंट रेगुलेटर का गठन किया गया। विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते रहे और त्योहारों और आपदाओं के समय हवाई टिकटों के दाम आसमान छूने लगते हैं और जिस पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कोई सीधा नियंत्रण नहीं दिख रहा है। अमरनाथ यात्रा पर राजनीतिक घमासान और सुरक्षा की समीक्षा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अचानक आई बाढ़ और खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा है। राजनीतिक दृष्टिकोण सरकार द्वारा गृह मंत्रालय लगातार और आपदा प्रबंधन टीमों एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के संपर्क में है और दूसरी ओर स्थानीय क्षेत्रीय दलों ने केंद्र शासित प्रदेशों यूटी और प्रशासन ने बुनियादी ढांचे प्रबंधन और तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा या तैयारियों पर सवाल उठाए और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में मौसम और बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रशासनिक मुद्दा से राजनीति पर है कि वर्क संशोधन विधेयक वर्क अमेंडमेंट पर जेसीपी की बैठकों का नया दौर है कि मुख्य संसद आगामी सत्र से पहले संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी और बोर्डों को कामकाज और प्रस्तावित संशोधनों को लेकर आज विभिन्न राज्यों के हितधारकों और स्टेक होल्डर के साथ विचार विमर्श शुरू कर दिया गया है। राजनीतिक खींचातान यह विधेयक केंद्र सरकार और विपक्षी के बीच एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है और विपक्षी दलों का आरोप है सरकार इसके जरिए वक्फ संपत्ति का स्वायत्ता को कम करना चाहती है, जबकि सत्ता पक्ष का सतर्क है कि यह वक्फ संपत्ति प्रबंधन या पारदर्शिता में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए आवश्यक सुधार है। राज्यों में नए राज्यपालों को नियुक्ति का बदलाव की चर्चा कि नई दिल्ली में राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज और केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जल्द ही कुछ प्रमुख राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति के फेरबदल की सूचना कर सकता है और जिन राज्यों में राज्यपालों की कार्य समाप्त हो रहा है जहां हाल ही में राजनीतिक और समीकरणियां बढ़ते ही वहां केंद्र सरकार नए चेहरों को नियुक्त करने की तैयारी करने और विपक्ष हमेशा की तरह इस क्रिया को मुख्य मंत्रियों से सलाह लेने का मुद्दा उठाएगा कि द हिंदू से लिया गया दोस्तों। ये प्रीलिम्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रीलिम्स और स्टेट पीएससी यूपीएससी और स्टेट पीएससी अभ्यास प्रश्न है कि इसमें क्या है कि पहला है कि गगन टेस्ट के मानसून अध्ययन से होमोज जलमर्मर संकट और अदालती छुट्टियों से और ज्वलंत विषयों पर तैयारी है। आइए पढ़ते हैं कि पहला प्रीलिम्स से क्वेश्चन क्या है कि पहला प्रीलिम्स क्वेश्चन है कि गगनयान मिशन के संदर्भ में क्रू मॉड्यूल में उपयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम और अंबिकल तंत्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो पहला है कि अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों को ऑर्बिटर में भोजन या पानी ऑक्सीजन की आपूर्ति की सुनिश्चित करना। बी में है समुद्र में मॉड्यूल या स्पेस डाउन के बाद सीधा रखना और सुरक्षित डिस्कनेक्शन सुनिश्चित करना और लॉन्च के समय क्रू मॉड्यूल को आपातकालीन स्थिति में रॉकेट को अलग करना। ये सी ऑप्शन है। डी ऑप्शन है वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने समय मॉड्यूल की अत्यधिक नीति को कम करना। हिंट दिया गया नीचे दोस्तों, हाइड हिंट दिया गया। यह क्रू मॉड्यूल पृथ्वी की लौटने के प्रक्रिया अंतिम चरण से जुड़ा गया विशेष रूप से मॉड्यूल महासागर में उतरता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों कि समुद्र जो क्रू मॉड्यूल स्पेसलेस डाउन के बाद सीधा करना और सीधे सुरक्षित डिस्कनेक्शन से सुनिश्चित करना। आंसर बी दिया गया है कि समुद्र में क्रू मॉड्यूल और स्पेसलेस डाउन के बाद सीधा रखना और सुरक्षित डिस्कनेक्शन सुनिश्चित करना। आइए जानते हैं कि बी क्यों सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम, जब गगनयान का क्रू मॉड्यूल अंतरिक्ष से लौटकर समुद्र में गिरता है तो स्पेसलेस डाउन तो लहरों के कारण उसे उल्टे होने की संभावना रहती है। यह सिस्टम गुब्बारों को फुलाकर और मॉड्यूल को पानी में हमेशा सीधा ऑपरेटिंग रखता है और ताकि अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित से बाहर निकल सके। और अंबिकल तंत्र यह मॉड्यूल को बिजली और सिग्नल और अन्य जरूरी संसाधन प्रदान करने वाले कनेक्शनों को सही समय पर सुरक्षित रूप से अलग या डिस्कनेक्ट करने का काम करता है। दूसरा क्वेश्चन है प्रीलिम्स से रिलेटेड कि एमसीक्यू दूसरा है कि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान आईआईएमटी पुणे के एक हालिया अध्ययन के अनुसार भारतीय मानसून के दौरान वर्षा में लगभग 25% बूंदें जमीन के तक पहुंचने से पहले वाष्पित में वर्गीकृत एवोपोरेट हो जाती है। इस प्रक्रिया के मुख्य कारण या निम्नलिखित में से किस जिम्मेदार माना जाता है कि इसका क्या हो जाए? इसका ऑप्शन दिया गया है दोस्तों कि पहला ऑप्शन है कि वायुमंडल में अत्यधिक आर्द्रता या हाई ह्यूमिडिटी के कारण। बी ऑप्शन है कि वातावरण में मध्य और निचले स्तरों से सूक्ष्म हवाओं की उपस्थिति। सी ऑप्शन है बादलों, एरोसेल और धूलकणों की भारी मात्रा का होना। डी ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्री सतह का तापमान और एसएसटी का सामान से कम होना। हिंट दिया गया है दोस्तों, इस घटना का सब क्लाउड इवेपोरेशन या सब क्लाउड इवेपोरेशन कहा जाता है। अक्सर तब होता है जब बारिश के बूंदे सूक्ष्म वातावरण की परतों से होकर गुजरते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा दोस्तों। वातावरण के मध्य और निचले स्तरों में सूक्ष्म हवाओं की उपस्थिति। इसका आंसर बी हो जाएगा कि दिया गया बी मध्य और निचले स्तरों में सूक्ष्म हवाओं ड्राई एयर इंस्टीट्यूशन की उपस्थिति दिया गया है। कि आज जानते हैं कि बी का व्याख्या दिया है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम के विज्ञान संस्थान आईआईएमटी पुणे के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए हालिया अध्ययन से 25 जनवरी से प्रकाशित है कि मानसून के दौरान वातावरण के मध्य और निचले स्तरों
उस सब क्लाउड लेयर को शुष्क हवाओं को प्रवेश या ड्राई एयर इंसेक्शन होता है। जब बादलों से बारिश की बूंदें नीचे गिरती हैं तो शुष्क और कम आर्द्रता के वाले वातावरण संपर्क में आने के कारण उसका तीव्र वाष्पीकरण हो जाता है और उष्ण पश्चिमी घाट घाट क्षेत्र में औसतन लगभग 25% मानसून वर्षा जमीन तक पहुंचने से हवा में विलीन हो जाती है। इसका व्याख्या दिया गया है कि तीसरा क्वेश्चन है कि दोस्तों कि ये पीटी से रिलेटेड, होर्मुज जल मरुमध्य स्टेट होर्मुज भू राजनीतिक और वैश्विक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा देश होर्मुज जल मरुमध्य तट पर स्थित नहीं है? कि इसमें दिया गया है कि पहला ऑप्शन ईरान, ओमान, तीसरा ऑप्शन है यमन, डी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमीरात। हिंट दिया गया है दोस्तों, जल मरुमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और हिंद प्रशांत महासागर से जोड़ता है या ओमान और ईरान के बीच स्थित है। उस देश का चयन करें जो दोनों भौगोलिक क्षेत्र में नहीं आता। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर सी हो जाएगा, यमन हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? यमन हो जाएगा, सी आंसर। क्या बोला? होर्मुज जल मरुमध्य भू राजनीतिक वैश्विक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण निम्नलिखित में से कौन सा देश होर्मुज जल मरुमध्य के तट पर स्थित है? इसका क्या हो गया? यमन हो जाएगा। कि यमन, इसका व्याख्या देखते हैं कि होर्मुज जल मरुमध्य स्टेट होर्मुज पर तट यमन स्थित नहीं है। इसमें बोला कि कौन स्थित नहीं है दोस्तों, यहाँ याद रखना कौन स्थित नहीं है। देश होर्मुज जल मरुमध्य के बीच की स्थित कौन देश है? तो यमन नहीं है दोस्तों, उसके अलावा ईरान, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात, ये सब है। यमन के अलावा सब है। होर्मुज जल मरुमध्य स्टेट होर्मुज के तट यमन स्थित नहीं है। कि यमन क्या है? यमन अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम कोने पर स्थित है। इसकी सीमाएं लाल सागर और ओमान अदन की खाड़ी से लगती है, जो न कि होर्मुज जल मरुमध्य से। इसको याद रखना दोस्तों कि यमन कहाँ स्थित है? ये लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच यमन क्या स्थित है, न कि होर्मुज जल मरुमध्य से। यमन को याद रखना लाल सागर और अदन के खाड़ी के बीच। उसके अलावा ईरान जल मरुमध्य के उत्तरी तट पर स्थित है और इसके रणनीतिक नियंत्रण में मुख्य भूमिका निभाता है। और ओमान का एक छोटा प्रायद्वीप हिस्सा मुसरंदम प्रायद्वीप जल मरुमध्य के दक्षिण तट पर स्थित है। भौगोलिक मत क्या है कि जल फारस की खाड़ी या पर्शियन गल्फ में ओमान की खाड़ी गल्फ ऑफ ओमान तथा अरब की सागर से जोड़ता है। यह दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल पारगर्म या मार्ग वर्ल्ड ट्रांजिट चौक पॉइंट है, जहां से वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट या ICIMOD द्वारा हाल ही में जारी मानसून आउटलुक 2026 के अनुसार हिंद कुश हिमालय के लिए जलवायु और वर्षा के पैटर्न में किस मुख्य प्रवृत्ति की भविष्यवाणी की गई है? तो पहला ऑप्शन है लगातार भारी बारिश और सभी क्षेत्रों में समान से अत्यधिक मानसून बारिश, और दूसरा है मानसून घटा अत्यधिक वर्षा, अचानक बाढ़ और लंबे समय तक सूखे में वृद्धि। तीसरा है कि तापमान में अचानक भारी गिरावट और हिमालय ग्लेशियर की तेजी से विस्तारित। कि डी ऑप्शन है कि मानसून और समय से पहले आना और सर्दियों में बर्फबारी की पूरी तरह समाप्त होना। हिंट दिया गया IDC मोड की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण पहाड़ों में अनप्रेडिक्टेबल और एक्सट्रीम इवेंट पर केंद्रित है। आंसर बी होगा दोस्तों, चरम मौसमी घटनाएं, अत्यधिक वर्षा, अचानक बाढ़ और लंबे समय तक सूखे रहना। इसका क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। कि क्या बोला? इंटरनेशनल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट द्वारा हाल ही में जारी मानसून आउटलुक के हिंद कुश हिमालय के क्षेत्र में जलवायु वर्षा के पैटर्न की किस प्रवृत्ति की भविष्यवाणी की गई? आंसर बी हो जाएगा, चरम मौसमी घटना, अत्यधिक वर्षा या अचानक बाढ़ या लंबे समय तक सूखे रहने की वृद्धि। इसका व्याख्या दिया गया है कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के द्वारा दिया गया मानसून आउटलुक के कारण हिंद कोश हिमालय HKH में लंबे समय तक सूखे और ड्राई स्पेल, अत्यधिक ठीक कदम में अचानक होने वाली अत्यधिक तीव्र वर्षा की घटना में वृद्धि का अनुसार लगाया गया। इसका विरोधाभासी के जलवायु पैटर्न के कारण संवेदनशील या प्रवृत्तियां अचानक बाढ़ या फ्लड, भूस्खलन जैसी चरम मौसमी घटना के दौरान खतरा बढ़ जाती है। और रिपोर्ट के मुताबिक अनलिनो के प्रभाव से यह क्षेत्र सामान्य से अधिक गर्म और शुष्क रहने की संभावना, लेकिन इसके बावजूद अचानक आने वाली बारिश या हिमनद खिलौनों में फटने और उत्पन्न होने वाली बाढ़ का खतरा। मेंस के लिए क्वेश्चन है दोस्तों, ये GS2 राज्य व्यवस्था एवं न्यायपालिका से लिया गया है। कि पहला क्वेश्चन है कि भारत की अदालतों में लंबित मामलों की संख्या जहां 5.5 करोड़ के आंकड़े छू रही है, वही न्यायपालिका में लंबी छुट्टी या कोर्ट वेकेशन की न्याय की गति को बाधित करती है। और इसकी समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 250 वर्ड में दोस्तों 15 अंक किया क्वेश्चन है। कि इसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर का मॉडल क्या होगा? यह भूमिका पत्र विजय केलकर या प्रदीप मेहता के द हिंदू का संदर्भ में पहले डाटा से प्रारंभ करना है दोस्तों। भारत में वर्तमान में 5.39 करोड़ से अधिक लंबित मामले हैं। इसको याद रखना, पहले डाटा से इसको करना है। तो चिंता की मुख्य बिंदु क्या है कि लंबी गर्मियों और सर्दियों की छुट्टी के कारण वातावरण और के कारण क्या होता है कि वर्किंग डे में कमी आने के कारण यह त्वरित न्याय का अधिकार या आर्टिकल 21 इसको आर्टिकल 21 को याद रखना है दोस्तों। त्वरित न्याय का अधिकार का उल्लंघन, आर्टिकल 21 का उल्लंघन, त्वरित न्याय का अधिकार आर्टिकल 21 का उल्लंघन, और विचाराधीन कैदियों या अंडर ट्रायल में बढ़ती संख्याएं, जो विचाराधीन कैदियों हैं उसकी बढ़ती संख्याएं, और पक्ष में तर्क, न्यायाधीशों को अत्यधिक कार्यभार या वर्कलोड या जटिल कानूनी बारीकी के विश्लेषण के लिए ये मानसिक विश्राम की आवश्यकता है, और प्रशासनिक और शोध कार्यों के लिए समय मिलना है। आगे की राय क्या है कि अदालतों को रोटेशन या प्रणाली या सारे जज एक साथ छुट्टी पर न जाए और लागू करना अदालती कार्य या दिवसों को बढ़ाना, और वैकल्पिक विवाद या समाधान ADR को बढ़ावा देना। इसका और डिटेल से आंसर देखते हैं कि दोस्तों कि क्या भारत में न्यायपालिका लंबी छुट्टी और बढ़ती लंबित मामलों गंभीर प्रशासनिक संवैधानिक चुनौती पेश करते हैं। इस संदर्भ व्यवस्था और समालोचनात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित है कि कार्य दिवसों में भारी कमी। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष
93 दिन और उच्च न्यायालय ने 210 दिन और अधीनस्थ अदालतें 245 दिन काम करती हैं। और छुट्टियां उत्पादकों को सीधे प्रभावित करती है और संवैधानिक अधिकारों का न्याय में देरी अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त त्वरित न्याय के अधिकारों का सीधा उल्लेख होता है, जिसमें डिले जस्टिस का डिनाई जस्टिस की स्थिति बनती है। और विचाराधीन कैदियों की बोझ अदालत के बंद होने से 5.39 करोड़ से अधिक लंबित मामले फंसे गरीब विचाराधीन कैदियों को लंबे समय तक जेल में सड़ना पड़ता है। और अपने विषय विरासत और वर्तमान अवकाशीय प्रणाली ब्रिटिश काल की देन है कि आधुनिक भारत की आवश्यकता और विशाल जनसंख्या के दबाव के अनुकूल नहीं है कि व्यवस्था के पक्ष में तक है। अत्यधिक कार्यभार और मानसिक स्वास्थ्य भारतीय न्यायाधीश दुनिया में सबसे अधिक कार्यभार वाले न्यायाधीशों में से हैं और जटिल कानूनी बारीकियों के विश्लेषण के लिए मानसिक विश्राम अनिवार्य है। शोध और लेखन का समय छुट्टियों का उपयोग न्यायाधीश केवल आराम के लिए नहीं बल्कि लंबित और जटिल फैसलों को लिखने और शोध करने और कानूनी शोध पत्रों के अध्ययन के लिए करते हैं। प्रशासनिक कार्य इस अवधि में अदला बदली, बुनियादी ढांचे के सुधार, पुरानी रिकॉर्ड को डिजिटलीकरण और प्रशासनिक निरीक्षण जैसे कार्य पूरे किए जाते हैं। आगे की राय है कि रोटेशन प्रणाली विजय केलकर और प्रदीप मेहता के सुझाव के अनुसार अदालतों को पूरी तरह बंद करने के बजाय न्यायाधीशों के लिए रोटेशनल हॉलीडे व्यवस्था लागू हो ताकि अदालतें वर्ष भर खुली रहें। और कार्य दिवसों को विधि आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अदालतों के वार्षिक कार्य दिवसों में बढ़ाना जाना चाहिए। और तकनीकी और एडीआर मुकदमे के बोझ को कम करने के लिए मध्यस्थता, मीडिएशन जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान और ई कोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए। और निष्कर्ष है कि न्यायपालिका की गरिमा और न्यायाधीशों की कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए अवकाश जरूरी है, लेकिन लंबित मामलों के संकट को देखते हुए इस व्यापक सुधार और रोटेशन प्रणाली को अपनाना मांग की गई है। मेंस का दूसरा क्वेश्चन है कि GS3 आर्थिक विकास में ऊर्जा से लिया गया। बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य के बीच किसी एकल देश को ऊर्जा आयात के लिए अत्यधिक निर्भरता की आर्थिक संप्रभुता के लिए संकट पैदा कर सकती है। वर्तमान वैश्विक तेल संकट और भारत की नीतियों के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। 150 वर्ड में दोस्तों 10 अंक है कि आइए इसका मॉडल आंसर देखते हैं कि आज के द हिंदू संपादकीय में के संदर्भ में बताए गए हैं कि जून 2026 में रूस से भारत का कच्चे तेल का आयात पर सिर्फ 40% के पार पहुंच गया है। और चुनौतियां हमुज जलमरू मध्य स्टेट हमुज में अमेरिका ईरान दोनों के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला ठप होने का डर और आयात बिल बढ़ने से देश की चालू खाता CAD पर दबाव और रणनीति में खासी तालिका बाजार छूट या डिस्काउंट के पीछे भागने के बजाय दीर्घकालिक रणनीतियों, तेल भंडारों, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम के नवीकरणीय ऊर्जा की ठोस कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। और निष्कर्ष है ऊर्जा विधिकरण और एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, एथेनॉल ब्लेंडिंग जैसे घरेलू नीतियों को बिना उपभोक्ता हितों को नुकसान पहुंचाए मजबूती से लागू करना। आइए पढ़ते इस आंसर का और डिटेल पढ़ते इस आंसर का मॉडल कि वर्तमान भू राजनीतिक अस्थिरता के बीच मई जून 2024 में रूस से भारत के कच्चे तेल का आयात 40% से पार पहुंचना आर्थिक संप्रभुता के लिहाज से संवेदनशील संकेत है। एक देश पर यह अत्यधिक निर्भरता तत्कालिक रूप से फायदेमंद होने के बजाय दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा के लिए जोखिम भरी है। क्या है मुख्य चिंताएं, क्या मुख्य चुनौतियां क्या है कि आपूर्ति श्रृंखला में अवरोध, हमुज जलमरू मध्य स्टेट हमुज में अमेरिका ईरान तनाव जैसे भू राजनीतिक संकट वैश्विक तेल आपूर्ति की कभी ठप कर सकते हैं। आर्थिक संप्रभुता पर दबाव, किसी एक देश पर निर्भरता, भारत की विदेशी नीति और रणनीति स्वायत्ता प्रभावित होने का खतरा रहता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स अस्थिरता, वैश्विक संकटों के कारण तेल की कीमतों में उछाल सीधे भारत के चालू खाता घाटे CAD को बढ़ाता है और जिससे रुपया कमजोर होता है और घरेलू मुद्रास्फीति महंगाई बढ़ती है। और रणनीतिक कमियों की आगे की राह, भारत की तत्कालिक बाजार छूट डिस्काउंट के आकर्षण से मिलकर दीर्घकालिक समाधान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। और सामरिक तेल भंडार SPR आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए भूमिगत रणनीति पेट्रोलियम भंडारों की क्षमता को तेजी से बढ़ाना है। और उच्च विविधीकरण, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, पश्चिमी एशिया अफ्रीकी और अमेरिकी देशों से तेल आयात में संतुलन बनाना है। और घरेलू नीतियां उपभोक्ता हितों या सस्ती बिजली ईंधन को सुरक्षित रखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा, एथेनॉल ब्लेंडिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों, EVP को युद्ध स्तर पर बढ़ावा देना है। निष्कर्ष क्या है कि भारत को अपनी आर्थिक संप्रभुता और अक्षुण्ण रखने के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाना होगा और तत्कालिक भू राजनीतिक लाभ उठाने के साथ साथ दीर्घकालिक हरित ऊर्जा नीतियों को मजबूत करने में लागू करना होगा और इसके अस्थायी समाधान निकालने होंगे। कि संपादकीय न्यूज है दोस्तों कि ये लिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संपादकीय न्यूज है दोस्तों, ये आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी और मेंस के लिए, स्टेट पीसीएस, UPSC के लिए, कि इंटरनेशनल रिलेशन से लिया गया है। कि पहला न्यूज है कि भारत की इंडो पैसिफिक नीति, इंडो पैसिफिक दिल्ली मस्ट बी वर्ड एक्शन की GS2 से लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध भारत के हित नीतियों से लिया गया है। क्या है कि परीक्षा उपयोगिता कि पीटी के लिए प्रशांत महासागरीय देशों की भौगोलिक स्थिति और द्विपक्षीय समझौता, मेंस के लिए भारत की एक्ट ईस्ट की नीतियों की कूटनीतिक चुनौतियां हैं। आइए जानते हैं मुख्य बिंदु और इसके संदर्भ में। हालिया भारतीय प्रधानमंत्री प्रशांत और महासागरीय क्षेत्रों की यात्रा पैसिफिक टूर के संदर्भ में लेख में लिखा गया है कि संपादकीय मुख्य तर्क है कि भारत ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कूटनीति और रणनीतिक इरादे को मजबूत दिखाना है। लेकिन अब समय आ गया है कि भारत अपने वादे और वादों या वर्ड्स या कार्यों एक्शन में तालमेल बिठाएं। मुख्य विश्लेषण क्या है
रणनीतिक मत चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलन करने के लिए प्रशांत महासागरीय द्विपक्षीय देश या फिर भारत के लिए भू रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। घरेलू मोर्चे पर सुधार की आवश्यकता है। प्रशांत देशों के साथ समझौते की सफलता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि हमने क्या हस्ताक्षर किए, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हम अपने देश के भीतर नीतियों और रक्षा निर्यातों को कितनी तेजी से लागू करते हैं। चुनौती क्या है? भारत की प्रशासनिक कूटनीति गति अक्सर धीमी होती है, जिससे जमीनी स्तर पर परियोजना को पूरा करने में देरी होती है। इसका लाभ अन्य वैश्विक शक्तियां उठा सकती हैं। पीटीओ मेंस के लिए संभावित प्रश्न है। पीटीओ मेंस के लिए संभावित हाल ही में चर्चा में इंडो पैसिफिक क्षेत्र के द्विपक्षीय भारत के साथ समझौते, ये हमने पढ़ लिया है। इंडो पैसिफिक भारत की कूटनीति सफलता केवल समझौते तक सीमित नहीं चाहिए, बल्कि कुशल घरेलू कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है। ये हमने पढ़ लिया। ये दोस्तों इसका आंसर, ये मॉडल मुख्य बिंदु हमने ये पढ़ लिया इसका। कि दूसरा है संपादकीय, दूसरा न्यूज है संपादकीय कि रोजगार और विनिर्माण क्षेत्र का है। विनिर्माण क्षेत्र का संकट, जीसीसी ऑफिस इशू स्टोरी नो फोकस ऑन फैक्ट्री। ये इस टॉपिक को यूपीएससी या पीसीएस जीएस3 भारतीय अर्थव्यवस्था या रोजगार या उद्योगिक नीति से जोड़ सकते हो। परीक्षा की उपयोगिता पीटी के लिए सीजीजी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर आंकड़े के, मेंस के लिए विनिर्माण बनाना क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर में रोजगार की चुनौती। आय पर मुख्य बातें, मुख्य बिंदु। भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी संदर्भ जीसीसी यानी वैश्विक तकनीकी और प्रशासनिक कार्यालय तो बहुत ही बड़ी सफलता बन गए चुके हैं। ऑफिस सक्सेस स्टोरी, लेकिन देश की बड़ी कम कुशल लेस स्किलेड आबादी को रोजगार देने के लिए फैक्ट्रियों और विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है। मुख्य विश्लेषण, सेवा क्षेत्र की सीमा, जीसीसी और आईटी क्षेत्रों में केवल उच्च शिक्षित या कुशल युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। भारत की एक बड़ी आबादी कम कुशल या अर्ध कुशल या जो कृषि पर निर्भर है और फैक्ट्रियों की आवश्यकता है। भारत विनिर्माण क्षेत्र नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कपड़ा, टेक्सटाइल, चमड़ा, लेदर, कृषि पर प्रसंस्करण, एग्रो प्रोसेसिंग और रत्न एवं आभूषण, जम्स एंड ज्वेलरी जैसे श्रम प्रधान लेबर इंटेंसिव उद्योग को बढ़ावा देना जरूरी है। दोहरा दृष्टिकोण, डुअल अप्रोच, आर्थिक स्थिरता और व्यापार रोजगार सृजन करने के लिए भारत को ऑफिस और फैक्ट्री दोनों की समान रूप से आवश्यकता है। पीटीओ मेंस के लिए संभावित प्रश्न कि भारत के जीडीपी विनिर्माण क्षेत्र का योगदान और मुख्य रोजगार प्रदाता क्षेत्र, और मेंस के लिए भारत केवल सेवा क्षेत्र के दम पर अपनी जनसंख्या की लाभांश डेमोग्राफिक डिमांड को पूरा लाभ नहीं उठा सकती, और श्रम प्रधान विनिर्माण उद्योगों को पुनर्जीवित करना क्यों आवश्यक है, इसका हमने पढ़ लिया। इसका आंसर हमने पढ़ लिया दोस्तों। ये इसकी मुख्य बात है, इसकी आंसर। प्रारंभिक प्रश्न ये पीटी के लिए है दोस्तों, ये प्रीलिम्स के लिए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अंतर्राष्ट्रीय संबंध से है कि हाल ही खबरों में साइबर और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पैक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किन देशों से है। तो इसका पहला ऑप्शन है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है भारत और ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है भारत और जापान, और चौथा है भारत और यूनाइटेड किंगडम। दूसरा राज्य व्यवस्था से है दोस्तों, शासन है। भारतीय न्यायपालिका में लंबित मामलों या जुडिशियल बैकलॉग को कम करने के लिए चर्चा में रही। स्टेगर्ड या वेकेशन या स्टेगर्ड वेकेशन का सबसे सटीक अर्थ क्या है? न्यायालयों को पूरे वर्ष के लिए पूरी तरह बंद करना, और न्यायाधीशों को बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक छुट्टी देना, और न्यायालय को चालू रखते हुए न्यायाधीशों को बारी बारी या रोस्टर के आधार पर अवकाश देना, और केवल सप्ताहांत वीकेंड पर अदालती संचालन करना। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय से लिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक ओलंपिक 2026 IPHO 2026 संदर्भ में भारत ने इस प्रतियोगिता पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। भारत के लिए कार्यान्वयन सामान्य भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र HBCSETIFR द्वारा किया गया था। ये दो दिया गया है दोस्तों। इसमें क्या आंसर होगा कि पहला आंसर है कि बी, पहला आंसर भारत और ऑस्ट्रेलिया सेमीकंडक्टर अनुसंधान साइबर सुरक्षा और डिजिटल लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए साइबर और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप लॉन्च किया। इसमें पहला दिया गया था दोस्तों, पहला कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस टैक्स लिया गया था, साइबर और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप एक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर क्या है? बी हो गया, भारत और ऑस्ट्रेलिया। आंसर क्या है? भारत और ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर व्याख्या क्या दिया गया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सेमीकंडक्टर अनुसंधान साइबर सुरक्षा और डिजिटल लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए साइबर और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप लॉन्च किया गया। दूसरा क्या था? राज्य व्यवस्था और शासन, पॉलिटी और गवर्नेंस से था। भारतीय न्यायपालिका में लंबित मामले से जुडिशियल बैकलॉग को कम करने के लिए चर्चा पर स्टेगर्ड वैकेंसी का सबसे सटीक अर्थ क्या था? इसका आंसर क्या था? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। स्टेगर्ड वैकेशन का मतलब है कि अदालत के कैलेंडर वर्ष में कभी कभी पूरी तरह बंद नहीं होगी और न्यायाधीश अलग अलग समय पर छुट्टियां लेंगे, जिसमें न्याय की निरंतरता बनी रहेगी। तो आंसर सी हो जाएगा। दो का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। न्यायालय को चालू रखने के लिए न्यायाधीशों के बारी बारी रोस्टर के आधार पर अवकाश देना। भारतीय न्यायपालिका को लंबित मामले या जुडिशियल बैकलॉग को कम करने के लिए स्टेगर्ड वैकेशन को लंबित क्या न्यायपालिका को चालू रखने के लिए न्यायाधीशों को बारी बारी रोस्टर के आधार पर अवकाश देना। तीसरा था अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता या शिक्षा की इंटरनेशनल रिलेशन से है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड से हैं कि इसमें क्या दिया गया है? पहला भारत ने इस दोनों प्रतियोगिता के पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है। भारत के लिए कार्यान्वयन सामान्य भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र HBCSE या TRFA के द्वारा किया गया था। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? तीसरा का सी हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। दोनों सही हैं। इसका व्याख्या देते हैं। दोनों सही हैं। भारत ने 5 स्वर्ण पदक के साथ पहला स्थान पर है। इसका नेतृत्व मुंबई में स्थित HBCSE TRFA में किया था। GS3 से रिलेटेड है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है या साइंस पर्यावरण आपदा से लिया गया है दोस्तों कि इन्वायरमेंट से शहरी कंक्रीटीकरण
कंक्रीटीकरण या कंक्रीटाइजेशन या आयोजित बुनियादी ढांचा भारतीय महानगरों में फ्लैश से फ्लड या शहरी बाढ़ या पर्यावरणीय या क्षरण को हॉटस्पॉट में बदल रहा है। और हाल ही मानसून संकटों को उदाहरण के साथ इस कथन का विश्लेषण कीजिए और अस्थायी समाधान चुनिए। आइए पढ़ते इसका आंसर, मॉडल आंसर पढ़ते हैं। भारत के महानगरों में बढ़ती शहरी बाढ़ या फ्लैश फ्लड पर्यावरण क्षरण की गंभीर चिंता का विषय है। कंक्रीटीकरण या आयोजित बुनियादी ढांचे जल भराव में वृद्धि, अत्यधिक कंक्रीटीकरण के कारण कि भूमि में जल भराव जोखिम को क्षमता को खत्म हो जाता है, जिससे सतह पर पानी या रुझान तेजी से बढ़ जाता है। और प्राकृतिक नालों का अवरोध, आयोजित निर्माण और अतिक्रमण ने शहरों के प्राकृतिक जल निकासी क्षेत्र को नष्ट कर दिया गया है। और शहरी ताप या द्वितीय या अर्बन हीट आइसोलेशन कंक्रीट संरचनाएं गर्मी सोखती हैं, जिससे स्थानीय तापमान बढ़ती है और अचानक भारी बारिश या क्लाउड बर्स्ट जैसी स्थिति की आवृत्ति बढ़ती है। और हाल के मानसून संकटों को उदाहरण बेंगलुरु बाढ़ या आईटी कॉरिडोर को झीलों संग्रह में क्षेत्र या कैचमेंट एरिया में आयोजित निर्माण के कारण पूरा शहर जलमग्न हो गया। तो दिल्ली यमुना जलाशय ड्रेनेज सिस्टम की विफलता, यमुना के डूबे क्षेत्र फ्लड प्लेन में अतिक्रमण के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मुंबई और चेन्नई आर्द्र भूमि या वेटलैंड और मैंग्रोव के विनाश के कारण तटीय शहर पर साल तीव्र शहरी बाढ़ का सामना कर रहे हैं। और स्थानीय समाधान, स्पंज या सिटी या स्ट्रॉन्ग सिटी या समाधान या परागम कंक्रीट या परमिएबल प्रिवेंटेबल शहरी वनों और हरित छतों ग्रीन ड्रॉप को बढ़ावा देना, ताकि जमीन में पानी सोख सके। और ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, झीलों और नदियों और ब्लू पार्कों या पेड़ों या ग्रीन को एकीकरण कर जल निकासी को प्राकृतिक बनाना। और कठोर ड्रेनेज मास्टर प्लान और जीआईएस मैपिंग के जरिए शहरों के ड्रेनेज सिस्टम का आधुनिकीकरण करना और उन जल निकायों से अतिक्रमण हटाना। और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, EIA किसी भी बड़े बुनियादी ढांचे के विनिर्माण से पहले सख्त आपदा और पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन अनिवार्य करना। और दीर्घकालिक जलवायु लचीलेपन या क्लाइमेट रेसिलियंस के लिए प्रकृति आधारित समाधानों नेचर बेस्ड सोल्यूशन को शहरीकरण नियोजन में शामिल करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीटी के लिए MCQ लिया गया है दोस्तों, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए। हाल ही में चर्चा में रही UDISC रिपोर्ट में निम्नलिखित, यह जनसत्ता से लिया गया दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है? तो पहला है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, दूसरा है सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय, तीसरा है शिक्षा मंत्रालय और चौथा है महिला बाल विकास मंत्रालय। दूसरा क्वेश्चन है संगठित अपराध और आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। भारत में संगठित अपराध या विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNTOC की पुष्टि। भारतीय कानून में जल प्रशासन पूरी तरह से केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से सीधे नियंत्रण में आता है। और उत्तर दिया गया कि पहला दोस्तों कि पहला का उत्तर सी होगा। पहला का उत्तर क्या होगा? सी होगा दोस्तों। इसमें शिक्षा मंत्रालय की हाल ही में चर्चा में UDISC रिपोर्ट में निम्नलिखित किस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए थे? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। आइए पढ़ते हैं, व्याख्या पढ़ते हैं। UDIC केंद्रीय सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश के स्कूलों, बुनियादी ढांचे और शिक्षा को मूल्यांकन के लिए जारी किया गया था। दूसरा है संगठित अपराध या आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में संगठित अपराध या विरुद्ध संयुक्त, इसका दूसरा का आंसर क्या होगा? एक आंसर ये होगा, केवल एक ही सही है कि संगठित अपराध या आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की पुष्टि, केवल पहला ही सही है, दूसरा गलत है दोस्तों। क्योंकि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत जेल के राज्य के सूची का विषय है, न कि केंद्र सरकार की। जेल क्या है दोस्तों? जेल राज्य सूची का विषय है, जो भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के तहत। इसमें क्या बोला दूसरा कि संगठित अपराध या आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों, क्योंकि भारत में संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की पुष्टि की, पहला ही सही है। जनसत्ता के से संपादकीय न्यूज से लिया गया है दोस्तों कि ये GS2 से रिलेटेड है दोस्तों, मुख्य परीक्षा और PT से भी रिलेटेड है। तो पहला GS2 से रिलेटेड है कि देश के 1 लाख से अधिक स्कूलों में केवल एक ही टीचर, कैसे सुधरेगी शिक्षा व्यवस्था। कि ये GS2 से रिलेटेड शिक्षा, मानव संसाधन, सामाजिक क्षेत्र का विकास एवं प्रबंधन, इस टॉपिक जो सकते हो। इसका मुख्य बिंदु विश्लेषण देते हैं कि चिंताजनक विषय केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की यूनिफाइड या डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन सिस्टम का फॉर एजुकेशन प्लस UDI 2025-2026 रिपोर्ट के अनुसार देश के 1 लाख से अधिक स्कूल में एक ही शिक्षक या सिंगल टीचर स्कूल की तैनात है। दूसरा, घटते नामांकन वर्ष 2023 से 24, 2025 से 26 के बीच सरकारी स्कूल में दाखिला एनरोलमेंट लगभग 86 लाख से भारी कमी दर्ज की है। गुणवत्ता और समानता पर प्रभाव, शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री बांटा नहीं, बल्कि विश्लेषणात्मक और व्यवहारिक सोच पर विकास करना। एक ही शिक्षक होने से छात्र शिक्षक अनुपात PTR बिगड़ता है, जिससे ग्रामीण व गरीब वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती है, जो सामाजिक और समानता को बढ़ावा देता है। प्रारंभिक PT के लिए है दोस्तों, UDI रिपोर्ट में कौन जारी करता है? ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। और RTI एक्ट 2009 मापदंड प्रारंभिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात PTR 30:1 होना अनिवार्य है, मतलब 30 छात्र पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। मुख्य परीक्षा के लिहाज से ये क्वेश्चन है मेंस से। हालिया आंकड़ा की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली गंभीर बुनियादी ढांचा संरचनात्मक कमियों को उजागर करते हुए कथन में आलोकों में सरकारी स्कूल में एक एकल शिक्षक समस्या घटते हुए नामांकन कारण। इसका आंसर मैंने देख लिया दोस्तों, इसका मॉडल आंसर ये रहा, इसका देख लिया दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही, थैंक यू।